It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. देखिए यह महत्वपूर्ण है याद रखना कि एंटीबायोटिक को हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के सलाह पर ही ली जानी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और साथ ही साथ डॉक्टर कितने दिनों तक उसको लेने की सलाह देते हैं उतने दिनों तक हमें एंटीबायोटिक की कोर्स को पूरा करनी चाहिए, उतने दिनों तक हमें लेनी चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन आर नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, देखिए यदि आप जिस समय एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है और आप ले लेते हैं या गलत मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं, मतलब आप सही मात्रा में नहीं लेते हैं, इट में मेक्स द ड्रग लेस इफेक्टिव। तो इससे क्या होगा कि दवा का जो प्रभाव है उतना ज़्यादा नहीं होगा, प्रभाव कम होगा। व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, यदि आप भविष्य में लेते हैं तो फिर उसका प्रभाव क्या होगा, उस समय कम होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप एंटीबायोटिक को जिस समय आपको ज़रूरत नहीं है उस समय लेते हैं और हो सकता है कि आप सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब आप कभी भविष्य में एंटीबायोटिक लेंगे तो वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body। साथ ही साथ अगर हम एंटीबायोटिक को बिना ज़रूरत से लेते हैं, मतलब यूं ही ले लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो लाभकारी बैक्टीरिया होती है उसको मार भी सकती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर काउज्ड बाय वायरसेस। देखिए एंटीबायोटिक जो होती है उतने ज़्यादा असरदार नहीं होता है कोल्ड और फ्लू में, क्योंकि ये सभी वायरसेस के कारण होने वाले प्रभाव हैं। वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब होता है टीका। तो देखिए यहाँ पर पहली कुछ पूछ रही है, व्हाई आर चिल्ड्रेन या इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। कहता है कि बच्चों को या शिशुओं को टीकाकरण क्यों कराया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि बच्चों को या शिशुओं को टीकाकरण क्यों कराया जाता है या फिर टीका क्यों जरूरी है। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। जब हमारे शरीर में रोग फैलाने वाले माइक्रोब्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तब हमारा शरीर एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और उन प्रवेश करने वाले माइक्रोब से लड़ता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब। साथ ही साथ शरीर इस बात को भी याद रखता है कि वो माइक्रोब से किस प्रकार लड़ा था। इफ़ इट इंटर अगेन, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे अभी बीमारी फैलाने वाला माइक्रोब शरीर में प्रवेश किया तो शरीर एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया और उससे लड़ा। या अगर भविष्य में कभी फिर से अगर वही माइक्रोब रोग फैलाने वाला उस प्रकार का माइक्रोब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर पहले ये याद कर लिया था कि उसके साथ किस प्रकार फाइट किए थे, तो अगली बार जैसे ही आता है तो शरीर उसको पुनः याद कर लेता है कि उसको किस प्रकार लड़ाई लड़ा था। तो इस प्रकार माइक्रोब्स को वो हटा देता है शरीर से। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी, देखिए इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी, the body fight and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। अगर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स हेल्दी शरीर में प्रवेश करता है तब शरीर में क्या होता है, सुटेबल एंटीबॉडीज का निर्माण होता है और उन माइक्रोब्स के साथ लड़ता है और उसे मार देता है।
द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी। देखिए, जो एंटीबॉडीज है शरीर पर ही रहता है। एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और हमारी रक्षा की जाती है। मतलब देखिए, एंटीबॉडीज हमारे शरीर पर रहता है और हमारी रक्षा भी करता है। फ्रॉम द डिजीज काउजिंग माइक्रोब, किसी से रक्षा करता है ना, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से। फॉर एवर, सदा के लिए। मतलब एंटीबॉडीज हमारे शरीर पर भी रह जाता है और सदा के लिए हमारे शरीर को बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से रक्षा करता है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क, बस इसी पर वैक्सीन काम करता है। तो शरीर में जो वैक्सीन दिया जाता है, इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है और ये हमारे शरीर को सदा के लिए माइक्रोब से रक्षा करता है। सेवरल डिजीज, कई रोग जिसमें शामिल है कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। देखिए, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इनको वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जाता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। देखिए, एडवर्ड जेनर ने 1798 में स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। देखिए, आपको बचपन में अवश्य ही इंजेक्शन दी गई है जिससे कई प्रकार के बीमारियों के विरुद्ध तुम्हारी रक्षा हो सके। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज, क्या आप उन बीमारियों का लिस्ट बता सकते हैं कि किन किन बीमारियों से बचने के लिए आपको बचपन में इंजेक्शन दी गई थी। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने अभिभावक से भी सलाह ले सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीज, ये आवश्यक हो कि सभी बच्चों को इन सभी बीमारियों से बचने के रक्षा की जाए। मतलब ये ज़रूरी है कि सभी बच्चों को इन बीमारियों से रक्षा की जाए। नेसेसरली वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, खास करके ये ज़रूरी है कि नज़दीक के हॉस्पिटल में वैक्सीन्स उपलब्ध होनी चाहिए। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। देखिए, आपने अवश्य ही एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे दिखाते हैं या न्यूज़पेपर में ज़रूर ही आपने पढ़े होंगे, जिसमें बच्चों को पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में बताता है। जिसमें ये पल्स पोलियो प्रोग्राम किस लिए है न, बच्चों को पोलियो से प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों को पोलियो से रक्षा करने के लिए ये प्रोग्राम होता है। इसको आप अवश्य ही टीवी पर इसके एडवर्टाइजमेंट को और न्यूज़पेपर में ज़रूर ही पढ़े होंगे। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। देखिए, जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दी जाती है एक्चुअली में वो वैक्सीन होता है जिससे बच्चे को रक्षा होता है पोलियो से। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, एक पूरे विश्व जगत में अभियान स्मॉल पॉक्स के विरोध में अंततः आज क्या हो रहा है कि पूरे संसार में विभिन्न हिस्सों से, बहुत ज़्यादा हिस्सों से आज पूरी तरह से स्मॉल पॉक्स हट चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि पूरे विश्व जगत में अभियान चला कि स्मॉल पॉक्स को हटाना है और फाइनली ये हुआ क्या कि विश्व के बहुत बड़े हिस्से से आज क्या हो गया है न, स्मॉल पॉक्स समाप्त हो चुका है। These days vaccines are made on a large scale from microbes। आजकल क्या हो रहा है कि माइक्रोब्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बड़ी ज़्यादा मात्रा में
वैक्सीन्स का निर्माण हो रहा है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। जिससे क्या हो रहा है कि मनुष्यों को और अदर पशुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा हो रही है। इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। देखिए, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉयल विथ नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में फिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और मिट्टी की उर्वरता बढ़ने लगती है। मतलब बैक्टीरिया क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में फिक्स कर देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ने लगता है। दिज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो इन माइक्रोब्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है, इन माइक्रोब्स को सामान्यतः बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब हम लोग समझेंगे इन्वायरमेंट के क्लीन के बारे में कि किस प्रकार इन्वायरमेंट का क्लीनिंग होता है। तो देखिए, बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर। बूझो और पहेली ने स्कूल के गार्डनर को मैन्यूर बनाते हुए देखा था। Along with their friends, they collected wastes of plants, vegetables and fruits from nearby house and gardeners. अपने दोस्तों के साथ वे प्लांट्स के बेकार चीज़ों को, वेजिटेबल्स के बेकार चीज़ों को, फ्रूट्स के बेकार चीज़ों को अपने नज़दीक के घर से और बगीचे से जमा किए। They put them in a pit, और उनको वो एक गड्ढे में डाल दिए। मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल का मतलब बेकार चीज़ को निपटार किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हुआ क्या, इट डिकम्पोज्ड, वो सड़ गए एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर, और वो खाद में परिवर्तित हो गए। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। अब बूझो और पहेली वो चाह रहा है जानना कि ये ऐसा कैसे हुआ। एक्टिविटी 2.5, देखिए हम लोग अब एक्टिविटी 2.5 को देखेंगे। तो देखिए क्या कहता है इस एक्टिविटी में। टेक 2 पॉट्स, कहता है 2 पॉट लेना है, एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, और प्रत्येक पॉट को आधा भर देना है मिट्टी से। मार्क देम ए एंड बी, और उसके बाद उस पर निशान लगाना है, एक में ए लिखना है, दूसरे में बी लिखना है। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, देखिए ए में क्या करना है कि प्लांट के वेस्ट को भर देना है। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी, और पॉट बी में क्या करना है कि प्लास्टिक की थैलियाँ, खाली ग्लास की बोतल्स और टूटे हुए प्लास्टिक के खिलौने बी में भरना है। पुट द पॉट्स एसाइड, और उसे कहीं रख देना है, अलग रख देना है इसको। उसके बाद ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, और उसके बाद उसको 3-4 सप्ताह के बाद उनको देखना है। तो ये एक्टिविटी में देखिए क्या होता है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स, कहता है कि दोनों पॉट में क्या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, यदि यदि दिखाई पड़ता है तो वो क्या डिफरेंस है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, आप पाएंगे कि जो प्लांट के जो वेस्ट जो ए में थे, ए पॉट में, हैज़ बीन डिकम्पोज, वो क्या हो गए हैं ना, पूरी तरह से सड़ चुके हैं। हाउ डिड दिस हैपन, यह कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, देखिए प्लांट के जो वेस्ट जो मैन्यूर में कन्वर्ट हो गए, एक्चुअली माइक्रोब्स के कारण ऐसा हुआ है। माइक्रोब के एक्शन कारण माइक्रोब ने उसे डिकम्पोज किया और मैन्यूर में कन्वर्ट कर दिया। द न्यूट्रिएंट्स
released in the process can be used by the plant again। देखिए डिकम्पोज के बाद क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है और पौधे उसको पुनः उसका प्रयोग कर सकते हैं। Do you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles, and broken toy parts did not undergo any such change? क्या आप ये देखते हैं कि जो बी में आपने जो पॉलीथीन बैग लिए थे, खाली ग्लासेस लिए थे, बोतल लिए थे, प्लास्टिक के खिलौने लिए थे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, इसका मतलब है कि माइक्रोब इस पर काम नहीं कर पाता, मतलब इसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है। एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्यूर, और उसे मैन्यूर में परिवर्तित नहीं कर पाता है। You often seen large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animal on the ground। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डेड ऑर्गेनिक मैटर, मरे हुए जैविक पदार्थ, जो कि जिसे कह सकते हैं किस रूप में हो सकता है, न सड़ रहे पौधे के रूप में, कभी कभी मरे हुए एनिमल के शरीर भी रहते हैं ग्राउंड में। ज़रूर ही इस चीज़ों को आप देखे होंगे। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, तो आप ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते। मतलब आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब एनिमल के शरीर ज़मीन पर मरा हुआ पड़ा है या पौधे की जो भी डिकेइंग पार्ट भी होंगे, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इसका कारण क्या है, देखिए, दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज होता है वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट जो पौधे का है या एनिमल का है उसको वो डिकम्पोज करने लगता है और उसे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट, उसको जैसे ही डिकम्पोज कर देता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो उसके बाद अन्य पौधे फिर उसको प्रयोग करने लगता है या अदर एनिमल भी उसको प्रयोग करता है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस। अतः कह सकते हैं तब माइक्रो ऑर्गेनिज जो होता है वो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को डिग्रेड करता है, तोड़ता है। एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और इस तरह से इन्वायरमेंट को साफ करता है, स्वच्छ करता है।